प्रैग्मेटिक का मतलब ही ये है मीनिंग के पीछे का मीनिंग समझना। तो जो डीएमआईटी मिड ब्रेन एक्टिवेशन कर रहे हैं, जो जो रीज एनालिसिस कर रहे हैं, उनको एक वर्ड बोलता हूं मैं, ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लेफ्ट में, लेफ्ट ऑसिपिटल लोब के बारे में जिक्र करता हूं। लेफ्ट ऑसिपिटल लोब क्या जानता है? लेफ्ट ऑसिपिटल का मतलब यही होता है कि मीनिंग के पीछे का मीनिंग समझना। जैसे कई बार कई लोग मजे ही ले लेते हैं ना, मजाक मस्ती में कुछ कह के चले गए और आपको पता ही नहीं चला। अब तो है, इसका कब क्या? और साथ वाला कहेगा ले तू यार खड़ा ही रह गया, तेरे को इतनी बड़ी बात बोल दी और तू सुन के खड़ा रह गया। अरे ये कब बोला था उसने, ये बोला था क्या? अरे यार कमाल हो गई, इतनी बड़ी बात बोलती तेरे समझ में नहीं, अच्छा। फिर आप पंप होते हो। तो ये जो चीज है ना कि मीनिंग के पीछे का मीनिंग समझना, दैट इज कोल्ड प्रैग्मेटिक्स, है ना। ये कहलाता है, ये कहलाता है पूरा, जो अगर हम बात करें थियोरिटिकल पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड थियोरिटिकल पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक। ठीक है, लास्ट के अंदर आता है इन सब के बाद डिस्क्लोजर। क्या आता है? डिस्क्लोजर एनालिसिस इसका। ये लास्ट है। इसका अर्थ है सिमेंटिक, जो आप मीनिंग दे रहे हो वो, प्लस प्रैग्मेटिक, मीनिंग के पीछे का मीनिंग, इन सब को समझ के, है ना, कार्य करना। इसमें एक अंतर है, देखो जब आप, है ना, जब आप प्रैग्मेटिक करते हो ना, तो प्रैग्मेटिक में एक या दो लाइन का ही अर्थ होता है। लेकिन जब आप डिस्क्लोजर लेते हो, एनालिसिस, मतलब पूरे पैराग्राफ का सार निकालना, ठीक है ना, कोई दो लाइन का नहीं। जब आप कुछ बड़ा मैटर लेके चलते हो ना, बड़े मैटर का सार निकालना होता है, तो डिस्क्लोजर आता है, ठीक है ना। और जब आप, इसीलिए इसको कह रहे हैं, इससे क्यों क्या होता है ना, सिमेंटिक और प्रैग्मेटिक को आप अलग नहीं कर सकते। वैसे तो इसमें से किसी को भी अलग नहीं कर सकते आप, ना आप फोनेटिक्स को अलग कर सकते हो, ना आप जो है फोनोलॉजी को अलग कर सकते हो, ना ही आप सिमेंटिक को कर सकते हो, ना ही आप सिंटेक्स कर सकते हो, ना ही आप जो है क्लोजर को अलग कर, डिस्क्लोजर एनालिसिस को कर सकते हो अलग, और ना ही इन सब के साथ में आप अलग कर सकते हो प्रैग्मेटिक। इनमें से किसी को भी आप अलग नहीं कर सकते सही मायनों में देखा जाए तो। पर अगर अपन इनके टुकड़े करें भी, तो एक चीज समझ लो कि प्रैग्मेटिक्स जो है वो मीनिंग के पीछे का मीनिंग दे रहा है, ठीक है ना। तो वो एक या दो लाइन का कर सकते हो आप, लेकिन जब आप डिस्क्लोजर पे जाते हो, डिस्क्लोजर एनालिसिस, तो पूरे पैराग्राफ का सार निकलाया जाता है। कई बार होता है ना, हमें एक चैप्टर का सार बताना होता है, यार सार क्या है, तो वो जो सार है ना, दैट इज कॉल्ड, क्योंकि उसमें तो बहुत सारी बातें, उसमें तो आपको टोंट भी कसा हुआ होगा भाई। देखो एक पूरा अखबार जब आता है, अखबार में कई तंज भी कसे जाते हैं, है ना। किसी पैराग्राफ में 10 तरह की बातें की जाती है, वो तंज हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो। तो अब हो सकता है अगर आप केवल तंज पे ही जाते हैं कि किसी ने आपको दो बात कह दी, है ना, पूरे पैराग्राफ में केवल वो दो ही लाइन पे जाते, तो आपका तो खून खोल जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि उस तंज के पीछे वो आपका पॉजिटिव साइन दिखा रहे हैं कि आपने एक या कोई और चीज कहना चाह रहे हैं। ओवरऑल आपको समझ में आता है कि अरे ये इन्होंने सही दृष्टि से कही है लाइन, यार इसका ये अर्थ था। कई बार हम लोग करते हैं किसी की तारीफ, और सामने वाला ले लेता है उसको नेगेटिव सेंस के अंदर, है ना, क्योंकि वो सिर्फ एक लाइन को ले रहा है, और जबकि आप पूरा पैराग्राफ कहना चाह रहे हो, तो वो नहीं समझ पाए और केवल एक लाइन ले, तो फिर प्रैग्मेटिक एनालिसिस होता है कि उसने तो मीनिंग के पीछे का इतना ही मीनिंग लिया। लेकिन जब आप डिस्क्लोजर पे जाते हो, तो वो पूरे पैराग्राफ का मीनिंग लिया जा रहा है, तो उसमें बहुत सारी बातें होती है। हालांकि ये तो मैंने जैसा समझा है वो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। इस चीज को समझना, प्रैग्मेटिक्स या सिमेंटिक्स जो है ना, उनका अर्थ इतना है कि वो भाई, सिमेंटिक तो कहती है जैसी लाइन है वैसा ले लो, प्रैग्मेटिक्स कहती है उस लाइन के पीछे का अर्थ ले लो, और डिस्क्लोजर कहता है कि एक दो लाइन नहीं, पूरा पैराग्राफ का अर्थ ले लो, कि पूरा पैराग्राफ क्या सार कह रहा है। उसमें हो सकता है आपकी मजाक भी उड़े, उसमें हो सकता है आपकी तारीफ भी हो, उसमें हो सकता है आपके आपका आपको दो बात कह भी दे। सार गर्भित बात क्या है, डिस्क्लोजर एनालिसिस निकल कर आती है। इसलिए जब आप कोई कार्य करने जाते हो, किसी से बातचीत करने जाते हो, वो फिर ना, वो किसी, जैसे इतनी देर से मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है ना, अभी वन ऑन वन या सब वन टू वन बात करते हैं, या खूब सारे आप लोग मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो अपन इतने सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं ना, बात कर रहे हो, उसमें आप भी कोई बात कहोगे, मैं भी कोई बात कहूंगा, मैं भी कोई बात कहूंगा, मजाक में भी कह सकता हूँ, आप भी मजाक में कह सकते हो, कई तरह की बातें होंगी, फिर उसका कोई सार निकलेगा, ठीक है ना। तो ये वो सार है ना डिस्क्लोजर एनालिसिस में, 10 तरह की बातें, किसी एक लाइन को नहीं पकड़ा जा सकता, ठीक है ना, किसी एक लाइन को पकड़ना नहीं होता है, इसीलिए डिस्क्लोजर एनालिसिस है। तो अगर आप लेयर ऑफ एनएलपी जाते हो, ठीक है ना, एनएलपी मॉडल, तो सबसे पहले आपको लेयर ऑफ, एनएलपी मॉडल नहीं, लेयर ऑफ लिंग्विस्टिक समझना चाहिए कि एग्जैक्टली exactly भाषा का सिस्टम क्या है, भाषा कैसे चलती है। तो भाषा ऐसे चलती है, ठीक है ना, भाषा ऐसे चलती है कि भाई सबसे पहले मुंह से शब्द निकलेंगे, तो उसको फोनेटिक्स बोलेंगे, फिर उसके बाद में जो शब्द निकले उनका दिमाग में भी कोई
अनाउंसमेंट हो रहा है तेज आवाज में, वॉइस कम ज्यादा हो रहा है, तो उसका उसको फोनोलॉजी बोलेंगे। फिर आप जो दो शब्द जोड़ के आंसर निकाल देते हो, एक के साथ में दूसरा जुड़ जाता है, उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद आप सिंटेक्स बोलते हो, तो सिंटेक्स के अंदर दो तीन शब्द को फ्रेजेस के साथ में जोड़ के सिस्टमेटिक वे में ग्रामेटिकली सही तरीके से जब आप बोलते हो, तो वो कहलाता है सिंटेक्स। उसके बाद में जब आप ये सारी चीज कर लेते हो और फिर कोई सेंटेंस किसी को बोलते हो और सामने वाला सेंटेंस एज इट इज ही ले ले, तो वो कहलाता है सिमेंटिक्स, कि जैसा सेंटेंस बोला एज इट इज ही ले लिया गया। ठीक है ना। लेकिन जब आप जैसा सेंटेंस बोला एज इट इज नहीं लेते हो और उसका कोई अर्थ और ले लेते हो, तो वो प्रेग्मेटिक्स कहलाता है, जो आजकल के चैलेंजेस बन रहे हैं और उसी की वजह से एनएलपी वालों की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि कहते हैं कुछ है, अर्थ कुछ निकलता है। अब दोनों ही बातें हैं। लोग बहुत समझदार हैं, लोग क्या है, ऐसी ही लाइन बोलते हैं जिसके दो अर्थ निकल जाए, तो खुद सेफ जोन में रहते हैं। मैंने तो ऐसा कहीं नहीं था यार, आपने अलग अर्थ ले लिया, मैंने तो तारीफ ही करी थी, जबकि आपको भी पता है और उसको भी पता है कि किस सेंस में क्या बात हुई है। ठीक है ना। लेकिन आप पकड़ नहीं सकते ना भाई, क्योंकि सेंटेंस ऐसा बोला गया है जिसमें कह देगा मैंने तो यार कोई, मैं तो आपको है ना, अब लोग है ना, यस यार वेल डन, यू डिड वेल डन यार, क्या जॉब की है, तुम्हारा तो मजा आ गया। अब इसमें है ना, आपने अब अच्छा स्कोर नहीं किया। आ, जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक बहुत अच्छा बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक रिलेटिव है, वो क्या करते हैं, जैसे मान लो नंबर कम आते हैं ना, तो मेरे नोन है, वो क्या करते हैं है ना, नंबर कम आते हैं मान लो पढ़ाई में किसी के, तो वो क्या करते हैं ऐसा, अच्छा अच्छा कितने नंबर आए आपके, नंबर कम ही आए 10th में, हाँ तो वैसे फिर भी कितने आए, कम तो कितने, 70 80 तो आए ही है। अरे तो उस टाइम में तो 70 80 मेरिट बन जाती थी यार, पर चलो मान लो, अच्छा से नहीं नहीं 70 80 तो ज्यादा है, थोड़े कम ही आए थे, अच्छा अच्छा 60 आए दिखते हैं, क्यों, नहीं नहीं 60 नहीं, 48 आए, अच्छा 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 48 आए, वेरी गुड वेरी गुड, पास हो गए, बहुत अच्छी बात है। तो फिर साइंस ही लोगे अब तो फिर आप, है ना। अब उन्हें भी पता है 48% वाला साइंस नहीं ले सकता है, लेकिन अब आप उनसे लड़ भी तो नहीं सकते ना यार। आप क्या कहोगे, भाई मैंने तो जनरल एक बात पूछी है भाई, 48% है, अच्छी बात है, इसमें क्या बात है, पास हुआ है अगला, हो सकता है अगले का मन हो साइंस लेने का, तो मैंने तो जनरल एक बात कही कि अब साइंस लोगे, कॉमर्स लोगे, आर्ट्स लोगे, तो मैं सामने आके कुछ बोल नहीं सकता ना भाई कि 48% पे। दैट इज कोल्ड प्रेगमेटिक्स, कि भैया मैं उसका क्या अर्थ ले रहा हूं। आजकल प्रेगमेटिक्स इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने एक सेंटेंस बोला, उसका मैं क्या अर्थ ले रहा हूं, सही अर्थ ले रहा हूं, गलत अर्थ ले रहा हूं, और लोग आजकल इस प्रेगमेटिक को बहुत यूज करते हैं। गलत अच्छा जो भी हो भैया यूज करते हैं। ठीक है ना। अब इसीलिए तो कहते हैं यार, मजे लेना जिसे कहते हैं ना, मजे वही लोग ले सकते हैं जिनको ये टेक्निक बहुत अच्छे से आती है। कह रहे यार मैं तो कहीं नहीं था, तूने अलग अर्थ ले लिया, जबकि तुझे भी पता है और मुझे भी पता है कि तूने क्या कहा था और क्या अर्थ लिया गया था। इसलिए ये फॉर्म समझना जरूरी है, और इससे आपको समझ में आ जाता है कि भैया कहां पे करेक्शन की जरूरत है। ठीक है ना। इसलिए दिस इज कॉल्ड थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक। अब हम आएंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे मैं कल बात करूंगा आपसे, आज के लिए इतनी डोज दे रहा हूं, नहीं तो सब गुचर फुचर करोगे। और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जाऊंगा, तब मैं आपसे इसके ऊपर बात करूंगा कि भैया एनएलपी एग्जैक्टली कैसे एक सिंगल पार्ट है, कैसे योगों का यूज होता है। कल जो बात करेंगे ना, उसमें अपन वो सारी चीजें करेंगे कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड हो, अंदर का डर कैसे निकल जाए, घबराहट कैसे निकल जाए, उसमें वो सारे पॉइंट्स हैं, स्टेज फोबिया, फ्लो में बोलना, ये करना वो करना, जो कुछ भी एक्स है, या लोगों के क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप कैसे आंसर कर सकते हो, कल अपन उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जाएंगे, ताकि आपका ये पूरा एनएलपी का प्रॉपर चैप्टर कंप्लीट हो सके। देखो थ्योरेटिकली समझाना है ना, तो देखो ये मैंने इस तरह से समझा दिया, बट अगर आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जाओगे ना, तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी कि हाँ यार ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है। आप करके देख लो, ये मैंने एक एस्पेक्ट बताया, कल जब मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताऊंगा तो मैं दूसरी चीजें बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली चीजें कैसे होती है। अगर आपको एनएलपी प्रैक्टिशनर बनना है, तो ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप पता होनी चाहिए, कि भैया हम लोगों को, भाई देखो ये नहीं, इससे बहुत ज्यादा पता होना चाहिए। मैं तो एक बहुत सीधी सिंपल सी बात करता हूं, आज की डेट में इंफॉर्मेशन इज एवरीथिंग। ठीक है ना। सो इट इज नॉट अबाउट एनएलपी प्रैक्टिशनर व्हेन इट कम्स टू आवर बिजनेस। हमारे बिजनेस की बात करें, मेरा क्या काम है, लेकिन मेरे को एनएलपी पूरी तरह से पता है, पूरी इन द सेंस मुझे यूज करनी आती है। मैं इसको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में तो आपके लिए बांध रहा हूं, बाकी मुझे यूज करनी आती है, तभी तो इतना बिजनेस कर पा रहे हैं हम लोग। आपको, आप हर इंसान जो अच्छा सक्सेसफुल है ना, कुछ अचीव कर रहा है, दैट मींस दे आर गुड प्रैक्टिशनर ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, उन्हें बहुत अच्छे से आता है। और आज की डेट में इंफॉर्मेशन इज एवरीथिंग आपके पास में। जब हम लोगों से बात करते हैं तो हमें हजार तरह की बातें पता होती है। अब जैसे कुछ दिन पहले अभी मैं भोपाल गया था, शायद रूपाली मैम भी कनेक्टेड है, भोपाल गए थे, और वहां पे क्वेश्चन क्या आया कि यार इतना ही अच्छा ब्रेन इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है, तो फिर तो यूपीएससी में सारे ही पास हो जाने चाहिए, फिर तो सबका ही सिलेक्शन हो जाना चाहिए यूपीएससी के अंदर, ब्रेन इंजीनियरिंग से पूरी बुक थ्योरी की पेज नंबर सहित याद हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन फिर उन्हें ये समझाना कि भाई हो तो सकती है, लेकिन फिर भी लोग करते कहाँ हैं। आप कहो तो सही लोगों को, अरे लोगों को अगर आप 1,000 का या 500 का नोट दे भी दोगे ना, आज की डेट में 1,000 का तो रहा ही नहीं, मान लो आप 500 रुपए का नोट दे भी दोगे ना,
तो लोगों को इसी पे डाउट हो जाता है, इसने 500 का रुपए दिया क्यों मेरे को, ये कहीं गड़बड़ तो नहीं है नोट। ज्वाइन करना कोर्स तो बहुत दूर की बात है, फ्री में दे दो तो भी लोगों को डाउट हो जाता है कि इसने फ्री में दिया क्यों। इसीलिए मैंने वो फेथ वर्ड से शुरुआत की थी कि फेथ ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ बताने तो जाओ, हम लोग 1,000 लोगों को प्रोग्राम बताते हैं, ऑन एन एवरेज हमारे 150-200 एडमिशन आते हैं, बाकी 800 भी तो आने चाहिए। अरे भाई हम जानते हैं लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है, क्योंकि 200 लोग आपकी बात अच्छे से समझ गए, बाकी 800 तो अपनी थ्योरी से चल रहे हैं, उनकी अपनी एनएलपी है, उनके दिमाग से चल रहे हैं, उनको फेथ नहीं आ रहा, उनको हो सकता है जेब में पैसे नहीं है, हो सकता है उनके पहले से ये कोर्स किया हुआ हो, उनके कोई बैड एक्सपीरियंस है, जो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन 200 लोग आपके, हमारा तो कन्वर्ट हो गया, 200 एडमिशन आए, 6 लाख रुपए कमाए, हमारी तो बात खत्म, वी आर फ्री। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि यूपीएससी, तो यही हाल यूपीएससी का है, इसीलिए तो इतना सा रिजल्ट है नहीं, यूपीएससी में भी सारे सेलेक्ट हो जाते हैं ना। हम तो अब आए हैं, हम कह रहे हैं तुम कर लो तैयारी, तुम कर लो तैयारी, सेलेक्ट हो जाओ, नहीं हो पाते। 1 लाख 2 लाख 10 लाख दो लोग, कई तो सिर्फ देखने के लिए पेपर देते हैं कि देखें कैसा आता है, कई लोग इसलिए दे देते हैं कि घर वाले कह रहे हैं कुछ तो कर रहा है तो चलो पेपर दे दिया इसलिए कर रहा है, मतलब कुछ नहीं तो शादी करने के लिए, भैया बच्चा सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है इस नाम पे शादी कर दी। सीधी सी बात है, बच्ची सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है इस नाम पे शादी कर दी। होता है लड़का लड़की आजकल शादी करने के लिए भी कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी को अदरवाइज नहीं लगे तो साहब ये नाम डाल दिया कि भैया कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो रही है, पीएचडी कर रहे हैं, कुछ भी कह दो तो उसके भरोसे बहुत कुछ हो जाता है ना। तो इसलिए ये ना, ये हम इसीलिए बताते हैं कि भाई साहब, उसमें एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया और तभी हम ये बात कहते हैं कि सब लोग सब कुछ नहीं करते। इवन एनएलपी आप बताने जाओ लोगों को लोग उसको भी एक्सेप्ट कर ले तो बड़ी बात है। लोग सब कुछ सब एक्सेप्ट करें जरूरी नहीं है, इसलिए टॉप 3% ही दुनिया में एंजॉय करते हैं हर चीज को, क्योंकि और सबका अपना अपना दुनिया देखने का नजरिया है, आप उसे बदल नहीं सकते। नजरिया बदलने से चीजें होती है। अब हम 1,000 लोगों से बात करते हैं, इसलिए इंटरनेशनल रेशियो इंश्योरेंस का, पर इंश्योरेंस तो अच्छी चीज है ना, सबको लेनी चाहिए, फिर भी इंटरनेशनल रेशियो है कि 20 में से केवल 2 लोग इंश्योरेंस लेते हैं, जबकि उसमें कुछ बुराई नहीं है, फिर भी 2 ही लोग लेते हैं, इंटरनेशनल रेशियो है ये। 18 लोग नहीं लेते हैं, तो लोग क्या करते हैं, 20 की जगह भैया 1,000 लोगों को दे दो ताकि 200 लोग हमारे तो ना इंश्योरेंस ले ले और हमारी इनकम हो जाए। वो इस पे जाते ही नहीं है कि मैं बाकियों को समझाऊं, वो इसमें घुसते ही नहीं है, माथापूरी करते ही नहीं है कि भैया रहने दे, इतनी ऊर्जा कौन लगाएगा यार 200 लोगों पे। अब जिनके रेशियो अच्छे होते जाते हैं वो 2 की जगह 5 कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं, वो उनका इंडिविजुअल रेशियो होता है कि नहीं सर 20 में से मेरे तो 5 कन्वर्ट हो जाते हैं, नहीं मेरे तो 10 कन्वर्ट हो जाते हैं। वो उनके होते हैं जिनका एनएलपी पे प्रैक्टिस अच्छा होता जाता है, उन्हें चीजें समझ में आती है कि क्या बात को कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, वो किस संदर्भ में कह रहा है, उसको क्या आंसर करे जिससे वो कन्वर्ट हो जाए। एक व्यक्ति एक प्रोडक्ट बेचने जाता है, नहीं बिकता है, दूसरा बेच देता है, क्योंकि जो बेच देता है ना वो उसकी नीड समझ जाता है, नब्ज समझ जाता है, प्रोडक्ट बिक जाता है। इसीलिए एनएलपी इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए एनएलपी बहुत जरूरी है, पर्सनल लाइफ के लिए भी और सोशल लाइफ के लिए भी और बिजनेस लाइफ के लिए भी एनएलपी बहुत जरूरी है। तो आपके स्मूथ रिलेशन चलेंगे जब आपको पता है सामने वाले की चीज को अच्छे से समझ पा रहे हो। एनएलपी कितनी इंपॉर्टेंट है, आप किसी शॉप पे जाओ, एक मैंने वीडियो देखा था मोटिवेशनल स्पीकर का, उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि आप शॉप पे जाओ और कहो साहब मेरे को टी शर्ट दिखाओ, वो साहब जीन्स दिखा रहा है, अरे नहीं सर मेरे को टी शर्ट चाहिए, नहीं नहीं सर मेरे पास और भी बेस्ट क्वालिटी की जीन्स है, अरे बाबा मेरे को जीन्स चाहिए ही नहीं, मेरे को टी शर्ट चाहिए, नहीं नहीं सर मैं आपको सस्ती जीन्स भी दिखा देता हूं, अरे मुझे सस्ती महंगी मुझे जीन्स ही नहीं चाहिए, मुझे टी शर्ट चाहिए। अब जरूरत पड़ती है एनएलपी की कि आपको सामने वाले का समझ में आए। अब मान लो अगले ने आपको टी शर्ट दिखाने शुरू कर दिए, लेकिन साहब बहुत महंगे महंगे टी शर्ट दिखा रहा है, अगला कह रहा है यार मेरे को तो डेली यूज के लिए चाहिए, उसका अर्थ समझो ना, उसका कहने का मतलब है डेली यूज का मतलब है सस्ता टी शर्ट चाहिए, अब मेरे को महंगा नहीं चाहिए। और डे टू डे के, अरे मेरे को गिफ्ट के हिसाब से चाहिए यार, मतलब आप ये देख लो, अरे मेरे को देने लेने के हिसाब से चाहिए यार। लोग बहुत तरह के सेंटेंस कहते हैं, मेन बात नहीं कहते हैं। इसलिए एनएलपी आपको अच्छे से आनी चाहिए कि मीनिंग के पीछे का मीनिंग समझोगे तो प्रोडक्ट आसानी से बेचोगे।